आसमान के बिस्तर पे अंगड़ाई लेते ये आलसी बादल, जमीन पे करवटें बदलता बेचैन ये ब्रह्मपुत्र, मीलों तक फर्श पर बिछे हरे रेशम से ये धान के खेत और सर्दी से ठिठुरते पहाड़ ओढ़े बैठे हैं चाय के बागानों से बुनी हरे पश्मीना की चादर। आसाम ये द्वार है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का, और यहाँ के लोगों से मिल उनके खाने को चख ये एहसास होता है कि खूबसूरती किस बला का नाम है। कहीं खुले मैदान तो कहीं ऊंचे नीचे पहाड़, और इन पहाड़ों पे लिपटी पेचीदा सड़कें, और इन्हीं पहाड़ों पे हरे रेशम की चादर की तरह बिछे धान के सीढ़ीदार खेत। आसाम भारत का ये पूर्वी राज्य द्वार है उत्तर पूर्व का, वहां की संस्कृति और सभ्यता का। आसाम का इतिहास अपनी जड़ें पाता है महाभारत काल में, जहां इसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। कहानी ये है कि जब राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, तो यहाँ के राजा ने आकर उनको, जिसे नजराना कहते हैं, उनका आधिपत्य स्वीकार करते हुए दिया, और बहुत सारी रोचक चीज़ें यहाँ से खाने की वो लेकर आए। उसमें शहद था मिठास के लिए, उसमें यहाँ का अनाज था, यहाँ की चीज़ें थी। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भाग्यदत्ता ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कौरवों का साथ दिया और उनका वध अर्जुन के हाथों हुआ। मगर 13वीं सदी की शुरुआत में यहां स्थापना हुई अहोम राजवंश की, जिन्होंने आसाम को उसका नाम दिया। कुछ लोग मानते हैं कि इसका नाम असम इसलिए पड़ा कि यहाँ की जमीन समतल नहीं थी, असम थी। मगर हकीकत यह है कि अहोम नाम के लोग यहाँ रहते थे और उनके नाम से ये असम अपना नाम ग्रहण करता है। और अहोम वो लोग थे, जो अहोम राजा थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने हराया, जो हज़ारों साल पहले दक्षिण चीन से दक्षिण भारत की तरफ आए थे। और एक समय वो था आज़ादी के पहले, जब ये पूरा का पूरा इलाका सारा एक ही राज्य था। अहोम राजवंश आसाम पहुंचा चीन के यूनान डिस्ट्रिक्ट से ब्रह्मपुत्र पार करने के बाद, और आने वाली शताब्दियों में ये लोग यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। आज आसाम में अहोम लोगों की संख्या नाम मात्र रह गई है, मगर इनका इतिहास बखूबी देखने को मिलता है इनके खाने में। अगर आप आज अहोम खाने की बात असम में करेंगे तो आपको ढूंढ के खाना मिलेगा, क्योंकि अहोम राजाओं को अपनी रियासत गंवाए काफ़ी अरसा हो गया है, और शुद्ध अहोम अपने को कहने वाले भी आपको कम मिलेंगे। मगर जो लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम पारंपरिक अहमिया राजाओं के वंशज हैं, मूल अहोम के हैं, उनके खाने में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, जैसे कबूतर मिल जाएगा, जैसे आपको बतख मिल जाएगी, और ये आम खाने में नहीं मिलेगा। और आज यदि आप अहमिया खाना खिलाने वाले किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो अपने मेन्यू में कह के आपको खिलाएंगे कि ये हमारी अहमिया विरासत का हिस्सा है। जहां आसाम के बाकी इलाकों में मछली, पोर्क और स्थानीय उपज पे ज्यादा जोर है, वहीं अहोम राजघराने के दस्तरखान में सदियों से बतख जैसे पक्षी भी खाए जाते हैं। और बतख से ही बनी एक डिश हाहे बाहे यानी डक विद बैम्बू शूट, जो बनती है भुनी हुई बतख को बैम्बू शूट, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च के साथ तलने से, यहाँ काफी मशहूर है। बतख खाने का प्रमाण हमें हिंदुस्तान के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है, मगर अहोम राजाओं का आसाम पे कब्जा करने के बाद 6ठी शताब्दी से बतख खाने का जिक्र हमें इनकी पुस्तकों में मिलता है। और क्योंकि अहोम राजवंश का बाकी राजाओं की तरह शिकार पर भी काफी जोर था,
इसीलिए इनके खाने में जंगली सूअर यानी वाइल्ड बोर भी इस्तेमाल होता है। जैसे बुरा हाजी पोक जैसे बनाते हैं, ब्रोकन राइस के साथ बॉयल करके जैसे बनाते हैं, वो ये ज़्यादातर रेशियल सोशल सेरेमनीज शादी इसमें वो प्रेस्टिजियस रेसिपी द बुरा हाजी पोक विद द ब्रोकन राइस बनाते हैं। इज ब्यूटीफुल रेसिपी। अहोम काल से चली आ रही ये डिश बूरा हाजी ज्यादातर यहाँ की शाही रसोइयों में पकाई जाती थी, मगर वाइल्ड बोर से बनी एक डिश जो असली में गेम फूड रेसिपी है वो है गाहोरी, जिसे बनाने का तरीका काफी सरल है। लाजमी है शिकार पर निकले लोग अपने साथ चूल्हा, तेल या मसाले नहीं ले जाया करते थे, इसीलिए ये डिश बनती है पोर्क को नमक और हल्दी का लेप लगा लकड़ी की सीधी आंच पे पकाने से। और ऐसा नहीं है कि अहोम खाने में सिर्फ मांस मछली पे ही जोर था, ये लोग यहाँ मिलने वाली शाक सब्जी भी उतने ही शौक से खाते थे। केले की टहनी और चावल से बनी ऐसी ही एक डिश सेवादिया भात आसाम में आई तो अहोम्स के साथ, मगर अहोम्स के जाने के बाद भी इस डिश के निशान आज भी यहाँ मिलते हैं। अहोम का पहले कोई ट्राइब्स शवादिया भात नहीं बनाता था, आजकल लेकिन शवादिया का भात का बात हर जगह में हर चूल्हे में होते हैं, क्योंकि बनाने का जो तरीका है इज ब्यूटीफुल। हम लोग बोलते हैं स्टिकी राइस, वो बोलते हैं बड़ा धान, उससे थोड़ा पानी का सोख करके उसका बाद भाप से बनाते हैं। इट्स नॉट लाइक इन ट्रेडिशनल जहाँ पानी के डाल उबालते बनाते हैं, वो नहीं बनाते हैं, पानी नीचे उबलते हैं, उसका भाप से कवर करके शवा दे के बनाते हैं। इन्हें शवा बोलते हैं, इसलिए स्टीमिंग करके बनाते हैं। सेवादिया भात यानी स्टीम्ड राइस खाया जाता है बाकी तरीनुमा अहोम डिशेस के साथ, जैसे कि हाहे बाहें और बूरा हाजी। अहोम जाति अपने साथ सिर्फ चाइनीज खाने का प्रभाव ही नहीं लाई, बल्कि उन्हीं के शासन में आसाम में बढ़ावा मिला रेशम की पैदावार और बुनाई को। आसाम में ही पनपी रेशम की 3 किस्में मुगा सिल्क, पट सिल्क और एरी सिल्क सारे देश में मशहूर हैं, मगर जहां देश के बाकी हिस्सों में लोग इस रेशम से बुने कपड़े को पहनते हैं, वहीं अहोम जाति के लोग इन सिल्क वर्म्स को एक नायाब डिश के तौर पे भी तैयार करते हैं। वर्म से रेशम उतारने के बाद इन्हें इकट्ठा कर सरसों के तेल में तला जाता है और खाने के साथ इसे एक ड्राई डिश के तौर पे खाया जाता है। इस डिश को यहाँ मुगा लिटा के नाम से जानते हैं। ये जो लट्टा का तेज है, जहाँ से प्रोटीन मिलता है, एनर्जी मिलता है, इसलिए अहोम लोग देखने में भी अच्छा, हेल्दी भी है। ये जो रॉयल बैकग्राउंड लोग बिलोंग करते हैं, जो उसका साथ दूसरा टाइप का रहता है। और सिल्क वर्म्स के साथ लाल चींटी से बनी अमरोली भी अहोम खाने की एक खास डिश है, जो यहाँ के राजाओं को काफी पसंद थी। हिंदुस्तान में आसाम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लाल और पीली चींटी खाने का चलन है, इसके स्वाद की वजह से और एक औषधि के तौर पे। इन लोगों का मानना है कि चींटी खाने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है। बतख से लेकर सिल्क वर्म्स और लाल चींटी तक अहोम्स का खाना आज भी बनता है एक शाही अंदाज में। इस टाइप का फूड हैबिट अहोम का साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ जैसे 1200 सेंचुरी से म्यांमार होके आया था, पटकाई होके आसाम में आया, और अभी हम लोग का 2015 है। सारा अहोम का फूड हैबिट जो है टोटली फैला हुआ है, सबका साथ एक जुड़ गया। अहोम राजवंश के निशान आज भले ही आसाम में देखने को ना मिले, मगर इनकी शौर्य गाथा और वीरता का जौहर यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। ये वो कुल था जिन्होंने ना सिर्फ मुगलिया ताकत से टक्कर लेने की जुर्रत की, बल्कि 17 बार उन्हें शिकस्त भी दी, क्योंकि मुगल सेना
ब्रह्मपुत्र पार करने में असमर्थ थी। और इसी ब्रह्मपुत्र के ऊपर आज हवा से होड़ लगाते हैं बादल और जमीन पे दौड़ लगाते हैं धान के खेत। अहोम से भी पहले ब्रह्मपुत्र की गोद में यहां रहने वाले एक समुदाय के पदचिन्ह आज भी असमिया संस्कृति पे देखने को मिलते हैं। आसाम की असली संतान होने की वजह से बोडो लोगों को आसाम में भूमिपुत्र भी कहा जाता है। और इस समुदाय का इतिहास घुला है इनके खाने में, जिसकी सबसे खास चीज है खार। जो खार है, खार बोरो लोग को बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ बनाने का तरीका जैसे खार जैसे बनाते हैं, जो खार जो बनाना जो रहते हैं, केले का जो टेंडर पार्ट, सॉफ्ट पार्ट जो रहता है, उसको पहले स्मोक कर लेता है। एंड उसके बाद शायद जो एस निकालते हैं उससे पानी दे के ड्रेन करके वहाँ से जो निकालते हैं वही खार बोलते हैं। खार के बिना असमिया खाना अधूरा है। और खार बनाने की प्रथा आसाम में हमेशा से चली आ रही है। इस खार के साथ एक और नायाब डिश जो बोडो क्विजीन में शामिल है वो है नार्जी कड़ी, यानी पोर्क विद जूट लीव्स। बोडो लोगों के अनुसार जूट के पत्ते खाने से इनका हाजमा ठीक रहता है। आसाम और बंगाल के पास का क्षेत्र जूट की खेती के लिए काफी मुनासिब है और इसीलिए यहां यह खेती हमेशा से चली आ रही है। जैसे बोडो समुदाय की भाषा और इनका खाना आसाम की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, उसी तरह यहां उगने वाला यह जंगली पौधा आज दुनिया भर में आसाम की पहचान बन गया है। चाय दुनिया की सबसे मशहूर बेवरेज उपज है इसी जमीन की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाय का थोक में उत्पादन हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने शुरू किया 19वीं सदी की शुरुआत में। मगर कई लोगों का यह भी मानना है कि चाय हमेशा से आसाम में भी पाई जाती थी। ये तथ्य दरअसल आसाम के एक रईस व्यक्ति ने बताया था, जिनका नाम था मनीराम दत्ता बरुआ, और उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक अंग्रेज व्यापारी को आसाम में चाय के बागान होने की जानकारी दी थी। चाय यहाँ जंगल में उगती थी और उसके साथ जुड़ी एक बड़ी रोचक कहानी है जो सच्चाई के कितना नज़दीक है कोई जानता नहीं है कि एक ऋषि यहाँ तपस्या में बैठे थे और उनको नींद आई जा रही थी। तो अपनी नींद भगाने के लिए वो अपनी पलकों के बाल चुन चुन कर फेंकते रहे कि उस दर्द के कारण वो जागते रह सकें। और जहाँ जहाँ उनकी पलकों के वो बाल गिरे वहाँ वहाँ ये चाय का पौधा उगने लगा। और चाय में तासीर तब से है कि यदि आप कड़क चाय पी रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। जहां चाय के बागानों की वजह से अंग्रेजों ने आसाम को एंग्लो इंडियन कुजीन दी, वहीं यहां रहने वाले सिंगपो समुदाय ने अंग्रेजों को यहां उगती जंगली चाय का बोध कराया। हम लोग का सिंगपो कम्युनिटी मंगोलिया से माइग्रेट करके BC 700 से 600 तक आपका तिब्बत में आके सेटल हुआ था। इसके बाद करीब 800 से 1000 साल उधर तिब्बत में सेटल किया। इसके बाद तिब्बत से नॉर्थ ईस्ट होके असम और अरुणाचल में आके सेटल हुआ। जैसे ऑर्गेनिक टी ओनली सिंगपो कम्युनिटी बनाता है, बैम्बू में डाल के रोज धूप में सुखा के उसको ऑर्गेनिक मैन्युअली एक बैम्बू का साथ डाल के और धुआं जहाँ किचन रहता है उसका धुआं का ऊपर रख देता फ्रीजर पे, उसको बोलता है फालाप। और देश के बाकी हिस्सों में जहां चाय सिर्फ उबाल के पी जाती है, वहीं सिंगपो समुदाय इस चाय के फुक को ले एक अनोखी चटनी भी बनाता है जो इनके खाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस चटनी को ये लोग चावल के साथ या पोर्क और फिश से बनी डिशेस के साथ खाते हैं। हम लोग के लिए, आसाम के लिए जो वाइल्ड हाउस, जैसे पहले टी वाइल्ड हाउस भी था, ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा चीज था। तो सिंगपो लोग पहचानता था, क्योंकि सिंगपो इसलिए पहचानता था, ये म्यांमार होके चाइना यूनान के साथ एक जुड़ा हुआ कम्युनिटी था, जहाँ
टी प्रोड्यूस होता है। आसाम आ, इन बागानों की सैर करते ताजी चाय की खुशबू, पैरों के नीचे कड़कती सूखी टहनियां, यहाँ की आबो हवा और एक शांत सुकून का माहौल आपकी नींद भले ही ना भगाए, मगर आपका दिल जरूर खुश कर देगा। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने यहां चाय की पैदावार को बढ़ावा दिया ताकि इसके व्यापार पे चाइना की मोनोपोली खत्म हो सके। The British आश्चर्य की बात है, अंग्रेजों ने चाय को इस तरह अपनाया जैसे मछली पानी को अपनाती है। इंग्लैंड के बाजार में इसकी खपत काफी थी और इसी चाय से वो बाजार और बढ़ा। ये व्यापार 100 साल से ज्यादा चलता रहा, लेकिन शुरुआत में अंग्रेज चाय की खरीद चांदी से करते थे। अंत में हुआ ये कि अंग्रेजों ने आसाम को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। वजह बनी यहाँ की ना जोती गई जमीन, जो कि उपजाऊ थी चाय के बगीचों के लिए। अब भारत के चाय बाजार में इससे और वृद्धि हुई। वजह बनी आसाम में पनपते जंगली चाय के पौधों की खोज। because of the discovery of wild tea plants growing in Assam. चाय का रंग और नशा कुछ ऐसा छाया हिंदुस्तान में कि इस घटना के 200 साल के अंदर भारत चाय का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना। और आज हिंदुस्तान के किसी कस्बे का कोई अनजान रेलवे प्लेटफॉर्म हो या बंबई में खिंची लंबी इमारतों के दीवार से सटी चाय की टपरी, चाय और मुफ्त की सलाह हिंदुस्तान के कोने कोने में मिलती है। जहां तक बात रही चाय का शौक रखने वालों की, तो उन लोगों के लिए भी हिंदुस्तान में जन्मी दार्जिलिंग और आसाम चाय की किस्म एक अलग रुतबा रखती है। तो आमतौर पर लोग चाय की पत्तियां ब्लेंड करके पीते हैं और जो लीफ टी होती है वो अधिक अच्छी मानी जाती है। जिसमें उसका ब्लॉसम चाय का पौधा भी एक बड़ा अच्छा उपन्यास मुल्कराज आनंद का है, जिसमें चाय बागान में मजदूरों की एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई थी। उसका शीर्षक था 2 लीव्स एंड अ बड, कि 2 पत्तियां और 1 कली, ये आदर्श लोग चुनते हैं और उससे चाय बनाते हैं। जहां अहोम्स ने आसाम को उनका नाम दिया, वहीं अंग्रेजों ने चाय के व्यापार के साथ यहां नींव रखी एंग्लो इंडियन क्लब कल्चर की, उन रईस वर्ग के लोगों के लिए जो यहाँ के चाय के बागान संभाला करते थे। चाय आसाम में एक व्यवसाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1800 में स्थापित की गई। इसी के साथ अंग्रेज आए और उन्होंने अपने लिए निजी बागीचे बनाए। फिर उन्होंने जंगल साफ किए, पौधे लगाए और चाय उगाना शुरू किया। जब उन्होंने शादी की तो अपनी अंग्रेज पत्नियों के साथ अपने व्यंजन भी लाए। मक कुक्स नाम से मशहूर बावर्चियों का समूह हुआ करता था, जो चिट्टगांव के बरुआस थे। उन्होंने सारे नुस्खे अपने मेम साहबों से सीखे थे। खाने पीने के इस अंग्रेजी दस्तूर ने आसाम के क्लब हाउसेज और बंगलोज की रसोइयों में जगह बनाई और शेफर्ड्स पाई, चेरी क्रम्बल्ड कस्टर्ड और ब्रेड पुडिंग जैसी कई डिशेस यहाँ के एंग्लो इंडियन समुदाय में काफी प्रचलित हुई। मगर यहाँ भी इन डिशेस को अपने आप को ढालना पड़ा स्थानीय उपज और स्वाद के मुताबिक। मुझे लगता है कि शेपर्ड्स पाई बनाने की मूल विधि में ज्यादा मसाले मिलाए गए होंगे और उसमें भेड़ इस्तेमाल की जाती होगी। इस वजह से इसे शेपर्ड्स पाई कहा गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ के हिसाब से बदलाव हुए और उन्हें मटन का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि इसका मजा भारत में भी उठाया जा सके। इतिहास की कड़ियां ऐसा पेंच लड़ाती हैं आपस में कि आने वाले वक्त की शक्ल बदल जाती है। चाय, जो सिंगपो समुदाय हमेशा से एक जंगली औषधि के तौर पे इस्तेमाल करते आ रहा है, वही चाय आज आसाम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पहचान है। आसाम का बच्चा बच्चा जब स्कूल की कॉपियों पे इस राज्य का नक्शा बनाता है तो पहले वो खींचता है एक लकीर ब्रह्मपुत्र की, और ये लकीर जीवन रेखा है आसाम की,
जिसके इर्द गिर्द पनपता है यहाँ के लोगों का जीवन। और इसी ब्रह्मपुत्र के बीच है माजुली द्वीप, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ये द्वीप अपने आप में संपन्न है और इस महानदी की गोद में बसे इस छोटे से टापू पे कदम रखने से ही एहसास होता है यहाँ के लोगों की संस्कृति का। जहां बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों में मांस के सेवन पे काफी जोर है, वहीं माजुली में रहने वाला स्वत्र समुदाय सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाता है, यहां फैले वैष्णव प्रभाव के कारण। 1449 में असम में जन्म हुआ के महापुरुष शंकर देव जी, और 12 साल उम्र में वो पूरा इंडिया घूम लिया है, पिलग्रिम जैसा ऐसा घूम लिया है, और रिलीजन बारे में नया नया एक्सपीरियंस है वो ले लिया है। और वापस आकर यहाँ में सत्र स्थापन किया था। उस टाइम वो रिलीजन को नाम दिया है न्यू वैष्णवाइट रिलीजन, और इसीलिए वो गुरुजी का हम लोग जो रिलीजन है वो फॉलो करता हूँ हर सत्र में। माजुली जैसी दुर्गम जगह पे वैष्णव प्रभाव पहुंचा 15वीं शताब्दी में संत शंकर देव और महादेव के कारण, और तभी से यहां आलू, करेला, साग और बैंगन जैसी शाक सब्जियों पे जोर है। आसाम की धरती धनी है यहां की उपज और यहां बसे समुदायों से। अहोम आज यहां भले ही राज ना करते हों, मगर इनका खाना जिंदा रखे है इनके रेशमी इतिहास को। चाय का एक प्याला अपने अंदर घोले बैठा है कहानियां, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे खाने को बल्कि हमारे इतिहास को भी बदला। और ये इतिहास यहां बहता है ब्रह्मपुत्र की ही तरह, जो हमेशा चलता और बदलता रहता है, और अपने बहाव में ये लिए चलता है यादें उन गुलजार दिनों की जो सिर्फ किताबों में ही जिंदा हैं। ये थी कहानी आसाम के खाने की।